लड़का 10वीं पास है, पर पूरा कपड़े का कारोबार संभालता है। नहीं पंडित जी नहीं, अपनी मीना के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं। अरे वो तो कॉलेज भी कर चुकी है। लेकिन जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? जवान बहन के होते हुए भाई की शादी पहले हो। लेकिन किशोर की शादी को तो अब 1 महीना भी नहीं बचा। ये जल्दबाजी ठीक नहीं। पंडित जी, जैसे भी हो इस रिश्ते को पक्का करिए। मुझे तो भाई डर लग रहा है। लाल साहब, किस बात की चिंता है आपको? लड़की ठीक घर में जा रही है। मैं सच कह रहा हूँ सुंदरी, कुछ नहीं बदला है। और बदलने को बाकी क्या नहीं है? मैं अब भी तेरा हूँ सुंदरी, तू अब भी मेरी है। हाथ छोड़ मेरा। मैं अपने दिल की कसम खाकर बोलता हूँ सुंदरी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। जा, वहीं जा और मरने दे मुझे मेरे हाल पे। मैं कहीं नहीं जा रहा तुझे छोड़कर, मैं तेरे बिना अधूरा हूँ सुंदरी। ओह, तो सुन ले, तू यहीं आएगा मुझसे मिलने रोज रात को, और नैनीताल मैं भी चलूंगी। मैं तुझसे मिलने आऊंगा, जरूर आऊंगा। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता सुंदरी, मगर नैनीताल। क्यों? पानी पी गया सारे प्यार पे साले। सुंदरी जा, तू क्या निभाएगा वादा? मैं जा रही हूँ। सुंदरी, तू कहीं नहीं जाएगी, तू जो कहेगी मैं करूंगा। तू मेरी जान है सुंदरी, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता सुंदरी। कन्हैया, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। सुंदरी कन्हैया के मकान में किराएदार थी, वो और उसकी माँ। मकान की छत सुंदरी और कन्हैया का रोजाना का मिलन स्थल थी, मगर वो रात और रातों से थोड़ी अलग थी। तो आज भी नहीं माना? अब जाने दो ना जी, कल बात कर लेना। अरे कल कल करते करते बात यहाँ तक कान पहुंची है। धीरे बोलो ना, सारे मोहल्ले को जगाना है क्या? क्यों बाप बेटा थू थू करवाने पर तो ले, कल बात कर लेना। अरे कन्हैया, तुम जाओ ना अपने कमरे में। लाल और कन्हैया सेठ के परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे। लाल साहब ने शादी में 2.5 लाख रुपए बतौर दहेज दिया था, लेकिन नकद नहीं। मीना ने कन्हैया की उसके प्रति बेरुखी का यही कारण समझा। एक ही मोहल्ले में रहने के बावजूद लाल परिवार को कन्हैया और सुंदरी के बारे में कुछ पता नहीं था। अगली रात जब वो फिर छत की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा? आपको मालूम तो है। जा अपने कमरे में बहू के पास। बहू है वो आपकी? और तेरी है वो जो छत पर तेरा इंतजार कर रही? साली न जात की न रूप रंग की। अरे उसे तो मैं अभी घर से बाहर निकालता हूँ। निकाल के देखो जरा। अरे कन्हैया, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मालूम भी है कितना दिया उन्होंने, कितना? शादी भी मैंने उसी के लिए की है। अरे इतनी पढ़ी लिखी बीवी तुझे मिलेगी तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और कितना मुनाफा होने वाला कारोबार में तुझे। कारोबार मैं चला रहा हूं, घर मैं संभाल रहा हूं, सारे कर्ज मैं उतारे हैं। अगर मेरी जिंदगी में किसी ने टांग अड़ाई ना तो क्या? आ गया? नई नवेली बीवी के मजे ले रहा था। देख सुंदरी,
अपनी जुबान को लगाम दे। वाह, एक ही दिन में आंखें बदल गई। ज्यादा पसंद आ गई क्या? देख मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अरे क्या, तू क्या बोलेगा? नई औरत के मिलते ही पुरानी वाली बासी लगने लगती है। चुप साली। मीना 2 दिन बाद ससुराल से आई। उसके चेहरे पर मुस्कान तो वही थी, लेकिन कहीं कुछ बदल गया था। वो मां से बातें करते करते चुप हो जाती थी। छोटी बहन के साथ खिलखिलाते हुए अचानक कहीं खो जाती और कोशिश करती कि वो अपने पिता के सामने कम से कम पड़े, जिनकी वो सबसे ज्यादा लाडली थी। मीना, मीना, क्या हुआ बेटे? सच सच बता, क्या बात है बेटे? मैं गुम खड़ी थी, वो सामने पतंग है ना, उसको देख रही थी। वो एकदम आप आ गए, इससे चौंक गई। नीरू आ गई कॉलेज से? अरे नीरू आएगी तो सबसे पहले सीधा यहीं आएगी ना। शादी के एल्बम में सब लोग पूछ रहे थे कि ये लड़की कौन है, बड़ी सुंदर है, शादी हो गई या नहीं? मैंने कहा ना तो हुई है और ना ही करने का इरादा है। अभी तो वो पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी और फिर। मीना, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो बेटे। कुछ नहीं पापा। ये लो एक और नैनीताल की टिकट। वैसे तुम दोनों के टिकट तो मैं पहले ही भेज चुका हूं, फिर एक और टिकट किस लिए चाहिए थी? और ये सुंदरी कौन है? उनकी मुंह बोली बहन, बोल रही थी कि साथ चलेगी। तुम दोनों के हनीमून में कोई और साथ चलेगा? मैं कुछ समझा नहीं बेटे। पापा, अभी तो मैं उस घर में नई हूँ और सबको समझने में देर तो लगेगी ना। अभी तो मैं सबसे ठीक से मिली भी नहीं। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए, जरा पानी दीजिए जल्दी से, मीना को चक्कर आ रहे हैं। मीना को उसके फैमिली डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने थकावट बताते हुए मीना को कुछ दवाइयां दी और वो वापस अपने घर आ गई। अगले दिन जब वो वापस ससुराल पहुंची तो कन्हैया दुकान पर था, सुंदरी ऑफिस गई हुई थी। मीना ने खामोशी से वो एयर टिकट अपने ससुर को दे दिया। तूने सुंदरी का एयर टिकट बाबूजी को दे दिया? हाँ। मैंने तुझसे कहा था मुझे देना। आप थे नहीं। रात तक इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपको दिया उनको दिया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क? ठहर, तुझे अभी फर्क समझा देता हूँ। सुंदरी, क्या बात है? इसको जानती है? शादी में देखा था। ये सुंदरी है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुंदरी है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए ये भी हमारे साथ जा रही है, इससे पहले कि तुझे कोई और बताए। बाबूजी को ये बात मालूम है? मालूम है, सबको मालूम है। इस घर में वही होता है जो मैं चाहता हूँ, समझी? तो आपने मुझसे शादी क्यों की? तो की और कान खोल के सुन ले, ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? मैं अपने पापा के घर जाना चाहती हूँ। पापा की धौंस दिखाती है? कहीं नहीं जाएगी तू, कहीं नहीं जाएगी। अरे देख, कन्हैया भैया की आवाज है, चल चल कर देखते हैं। अरे यार, माँ जाग जाएगी। बस बेटा, इतना ही दवा तेरे में, चल चल देखते हैं। आजा। कहीं नहीं जाएगी। इसका भी बंद कर। कहीं नहीं जाएगी तू।
सुनती हो? अरे सुनती हो? मुझे तो एक भैया की आवाज लग रही है। अरे अब आप तो सो जाइए ना। मियाँ बीबी आपस में नहीं लड़ेंगे तो क्या गैरों से लड़ेंगे? न जाने किस मनूस घड़ी में पैदा हुआ था ये सत्यानाशी। दुखी हो गया मुझसे। मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अनिल, ज्यादा मजा आता है दूसरों के घरों में झांकने में, हाँ? चलो वापस आओ। क्या हो रहा था वहाँ? कुछ नहीं। जी, मीना को कुछ हो गया है। क्या हो गया मीना? उसको दौरा जैसा कुछ पड़ रहा है और मुंह से झाग आ रहा है। अरे आप लोग आइए। क्या हुआ बेटा? बहू, क्या हुआ? अरे मैं कह रहा था संभल जा संभल जा संभल जा। बुढ़ापे में मुंह काला करना था तो कर दिया। देख अरे क्या कर रहे हो जी? पहले डॉक्टर को तो बुलाओ। डॉक्टर ने कुछ नहीं करना है। देख तूने क्या कर डाला। देख मैंने क्या किया है? मैं तो करीब 12 बजे छत पर चला गया था सोने के लिए। करीब 5 बजे आंख खुली तो मच्छर काट रहे थे। मैं नीचे आया, मीना ऐसे ही सजी हुई थी, उसको दौरे पड़ रहे थे। मैं घबरा कर आप लोगों को बुलाने चला आया। सेठ ने दुनिया देखी हुई थी। बात बिगड़ने के डर से उन्होंने सबसे पहले अपने वकील को बुलवाया। उसके बाद लाल साहब के घर खबर दी गई। मीरू, मीना बेहोश हो गई है। क्या? हाँ, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मम्मी पापा जल्दी आइए, दीदी को कुछ हो गया है। मीना बेहोश हो गई है। मैं यही बताने के लिए आया हूँ। आप लोग जल्दी चलिए आइए। अरे आइए। डैडी प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। क्या हो गया? मेरी बच्ची को देखो जाके। तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। उठा नहीं जा रहा। दीदी क्या हुआ? जल्दी करिए ना, अस्पताल ले जाना होगा। अरे अस्पताल का है? हमें तो लगा इससे कोई दौरा वोरा पड़ा है। और क्या है? अरे आपको दिख नहीं रहा है कि क्या हालत हो रही है? दीदी, पापा, क्या हुआ है मीना को? देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक वकील हूँ और यहाँ एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। सेठ साहब, आपने अभी तक डॉक्टर तक नहीं बुलाया? मीना मर चुकी थी। लाल साहब इस बात से सख्त हैरान थे कि अभी तक मीना को अस्पताल ले जाने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, या डॉक्टर से पहले सेठ ने अपने वकील को क्यों बुलवाया। उन्होंने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर वाधवा को बुलवाया, जिन्होंने एक दिन पहले ही मीना का चेकअप किया था। साल हो गए, लेकिन इस बच्ची की मौत सुबह 5 बजने के कम से कम 2-3 घंटे पहले हो चुकी है। देखिए हम सच बोल रहे हैं साहब। सुबह 5 बजे जब कन्हैया छत से नीचे उतर के आया तो उस वक्त इसको दौरा पड़ रहा था। वो तो खैर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मालूम हो जाएगा। लाल साहब, आप पुलिस को बुलाएं। पुलिस? देखिए डॉक्टर साहब, देखिए ये हमारी घर की इज्जत का सवाल है। पुलिस की क्या जरूरत है? दीदी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है ना, तो देख लेना। पापा जाइए, पुलिस को बुलाइए।
जो रहती है ना वहाँ सुंदरी, वो और कन्हैया भैया और तीसरी वाली रो रही थी। तुम दोनों गए क्यों थे वहाँ? मरने के लिए? हाँ? अगर अब घर से बाहर कदम निकाला तो टांग तोड़ दूंगी, समझे? मेरी बेटी अचानक कैसे मर सकती है? वो बीमार नहीं थी और कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं मिस्टर लाल? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। देखिए लाल साहब, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है गड़बड़ की सिर्फ 3 वजह हो सकती है, जर, चोरू या जमीन। यहाँ पर ऐसी कोई बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने मीना के गले पे खरोचों के निशान देखे। अरे सेठ साहब, इंस्पेक्टर बग्गा ने ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स लिए और ना ही मीना की लाश की तस्वीरें खींची। उसने जोर दिया कि डॉक्टर वाधवा समेत सब लोग कमरे से बाहर चले जाएं, जिससे वो मीना के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जा सके। ये पुलिस इंस्पेक्टर अंदर क्या कर रहा है और वो लोग उससे क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई लाल साहब, मुझे तो इस मामले में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। अब सब कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मालूम चलेगा। सेठ साहब आप चलिए। आप नहीं लाल साहब, हम सब जी सर। पोस्टमार्टम डॉक्टर रावत ने इस बात पर जोर दिया कि पोस्टमार्टम के पहले वो मीना की मौत वाली जगह देखना चाहेंगे, और वो भी अकेले इंस्पेक्टर के साथ। डॉक्टर वाधवा, डॉक्टर लाल और नीरू ये सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि एक डॉक्टर का मौका वारदात को देखने पर जोर देना बहुत ही अजीब बात थी, और इसे पोस्टमार्टम के और आगे खिसकने का अंदेशा था, जबकि मीना की मौत के सिम्टम्स अभी ताजा थे। इंस्पेक्टर, ये डॉक्टर लाल ने अपने एफआईआर में क्या लिखवाया है? यही कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक थी, सेहतमंद थी, बीमार नहीं थी, और उसकी मौत यूं नहीं हो सकती थी, नेचुरल नहीं। ये डॉक्टर लाल बार बार क्यों कह रहे हैं कि उनकी बेटी सेहतमंद थी? मुझे तो लगता है वो कुछ छुपा रहे हैं। शायद मीना की कोई बीमारी हो। जब तक डॉक्टर रावत वापस आए और उन्होंने पोस्टमार्टम किया, तब तक शाम के 5 बज चुके थे, यानी मीना के मौत के करीब 12 घंटे बाद। और मौत के 12 घंटे बाद यह पता लगाना नामुमकिन था कि मीना की गर्दन पर खरोंचों के निशान मौत से पहले के थे या बाद के। मैंने सारी संभावनाएं देख ली, उसका पेट बिल्कुल खाली है। ये एक नेचुरल डेथ है, वो अचानक दिल के दौरे से मरी है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में सिंकोपी कहते हैं। मनवंतर अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। इस नई दुल्हन की रहस्य भरी यकायक मौत ने शहर में सनसनी फैला दी। सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में इसका जिक्र किया गया। कोई भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था, और सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि लाल साहब को कुछ भी करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। मगर इसके साथ ही सेठ परिवार और सुंदरी से संबंधित अफवाहें भी धीरे धीरे मुंह खोलकर बाहर आने लगी थी, और लाल परिवार के कानों में भी पड़ने लगी। असौ चाहते अद्य स्वर्गादि प्राप्त लोक प्राप्ति कामना अग्निदाह प्रतिज्ञा हम करी से इनके पति को आग देने के लिए बुलाइए। जाओ, मेरी बहन को तुम आग नहीं लगाओगे, नहीं दोगे तुम मेरी बहन को आग। पापा, वो ठीक कहती है, तुम मीना को आग नहीं दोगे, और अगर ऊपर ईश्वर है तो तुम भी नहीं बचोगे।